नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने आपसे चर्चा की है धर्म तक। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी यहूदी धर्म, कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद, शिंटो धर्म के बारे में बात की थी हमने। दोस्तों, 2-3 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाया है, इसके लिए हमें खेद है। कुछ पर्सनल रीजंस थे, इसलिए नहीं पढ़ पाया है। बाकी आगे कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपको लेक्चर प्रोवाइड हों। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं आपसे भाषा की। जो अगला टॉपिक है आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भाषा को राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक एकता तथा सामुदायिक एकता का सामूहिक आधार माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय पहचान किससे होती है तो भाषा से होती है। सांस्कृतिक एकता किससे बढ़ती है तो भाषा से बढ़ती है। सामुदायिक एकता किससे बढ़ती है तो वो भाषा से बढ़ती है। तो इसका आधार ही भाषा को माना जाता है। अगर भाषा हमारी राष्ट्रीय लेवल की नहीं है या भाषा व्याकरण की विधि से पूर्णतः संपन्न नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आधार बनने में उसको मुश्किल हो सकती है। ठीक है, वास्तव में भाषा सांस्कृतिक गोंद है। गोंद का मतलब आपको पता है, एक इसे इंग्लिश में गम कहते हैं। गम का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो जोड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाषा एक सांस्कृतिक गोंद है जो संस्कृतियों को एक साथ बांधती है यानी कि जोड़ती है, क्योंकि भाषा के बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती। भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर ने कहा था 1961 में कि भारत में 1100 भाषाएं बोली जाती थी, परंतु उनमें से लगभग 220 भाषाएं पिछले 50 वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 8 अगस्त 2013 को बताया था कि भारत वर्तमान में 780 भाषाओं का घर है। यानी कि विश्व की 780 भाषाएं तो इंडिया में ही बोली जाती हैं। ठीक है, भारत का संविधान, दोस्तों जो संविधान है वो आपका भारत का जो उसका भाग 1 है 17। ठीक है, यानी भाग 17, अनुसूची है 8, 8वीं अनुसूची, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक 22 भाषाओं का आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और संविधान के किस भाग में है तो 17 में। अनुसूची कौन सी है तो 8वीं है, और अनुच्छेद कितना है 343 से 351 तक है। ठीक है, इन 22 भाषाओं में से 15 भाषाएं भारत की कुल जनसंख्या के 92% से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया की जनसंख्या आपको पता है कि 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 139 करोड़ के आसपास है। तो 139 करोड़ में से 92% जो लोग हैं वो लगभग 15 भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भाषा का अर्थ और परिभाषा क्या हो सकती है कि हम किसे भाषा कहेंगे। ठीक है, लोगों द्वारा अपनी सोच, विचारों, भावनाओं आदि को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली ध्वनियों, लिखित प्रतीकों से युक्त संचार प्रणाली को, ठीक है, किसको, संचार प्रणाली को भाषा के रूप में जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम अपनी बात को, अपने संदेशों को, अपने विचारों को किसके माध्यम से, या तो ध्वनि के माध्यम से या लिखित रूप में जब हम दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, इसलिए संचार प्रणाली कहा गया है यहाँ पे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। ठीक है, एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और 2 या अधिक भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है। भाषा संस्कृतियों का वाहन है और उसका अंग भी है। ये किसने कहा है तो ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ठीक है, अगर हम भाषा की परिभाषा की बात करें तो हम कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग
करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए हमने फ़ोन का या ऑनलाइन साधन का उपयोग किया है, तो ये हम एक भाषा आपको पहुंचा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, तो ये भी एक भाषा है। अब भाषा के अर्थ को देख लेते हैं। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा है आपकी, उसमें एक धातु है भाष, उससे बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परंपरा विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि मानव अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे हम भाषा कह सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बात को हम कैसे रख सकते हैं, या तो बोल करके या तो लिखित रूप में कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि इस कथन में भाषा के लिए 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नंबर 1, भाषा एक पद्धति है, यानी एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है जिसमें कर्ता कर्म क्रिया आदि व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं। भाषा संकेतात्मक है, यानी कि भाषा संकेतात्मक भी हो सकती है, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। ये ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों, आज के समय में जैसे आप इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर इस तरह का चित्र बना दिया गया तो आपको समझ में आ जाता है कि हंसता हुआ है। ठीक है, अभी इसमें आंसू निकाल दिए जाते हैं तो आपको पता चल जाता है ये आंसू निकल रहे हैं, तो यानी ये आपकी सांकेतिक भाषा है। ठीक है, भाषा वाचिक भी हो सकती है। वाचिक का मतलब बोल करके, जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, और वाचिक ध्वनि संकेत है, अर्थात मनुष्य अपनी वागेंद्रियों यानी कि बोलने वाली इंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है कि ऐच्छिक, अर्थात किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व की भाषाओं को वृक्ष के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। भाषा परिवार यानी लैंग्वेज फैमिली, भाषा शाखाएं यानी कि लैंग्वेज ब्रांचेस, भाषा समूह यानी कि लैंग्वेज ग्रुप। ठीक है, तो भाषा परिवार क्या होते हैं इसे देख लेते हैं। ये भाषा एक वृक्ष के मुख्य तने का निर्माण करता है। ठीक है, मुख्य तने का निर्माण करता है। यह एक सामान्य प्रागैतिहासिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी भाषाओं का संग्रह है। ठीक है, दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि जो भाषा तने हैं, जो आपको ये आपका रूट है। ठीक है, इसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि विभिन्न सारे तने निकले हुए हैं। ठीक है, तो इन तनों के माध्यम से जो तो तने होते हैं वही आपके फैमिली ग्रुप होते हैं। इसके बाद आता है भाषा की शाखाएं, यानी भाषा शाखाएं लैंग्वेज ब्रांचेस। यह भाषा वृक्ष की शाखाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह एक सामान्य पैतृक भाषा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी भाषाओं का संग्रह है। ठीक है, यानी कि एक विकसित हुई और उसी से और विभिन्न सारी विकसित हुई, संग्रह है जो कई हजार वर्ष पूर्व विद्यमान थी। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि मान लीजिए ये एक भाषा निकली और इसी भाषाओं से कई भाषाओं का विकास हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये भाषा ब्रांचेस है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से यही समझाने की कोशिश की गई है आपको। इसके बाद है भाषा समूह यानी कि लैंग्वेज ग्रुप। यह भाषा वृक्ष की पत्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि जो फैमिली है वो तने का निर्माण करता है, जो शाखाएं हैं उस शाखाओं का निर्माण करते हैं, जो समूह हैं इनमें निकली हुई पत्तियों का निर्माण करते हैं। यह एक ही शाखा के भीतर भाषाओं का संग्रह है तथा यह शाखा अपेक्षाकृत हाल के अतीत से एक सामान्य उत्पत्ति साझा करती है। यह व्याकरण एवं शब्दावलियों में अपेक्षाकृत कम अंतर प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इस चित्र के माध्यम से भारत की कुछ लैंग्वेज ग्रुप को दिखाया गया है, जैसे लैंग्वेज इन इंडिया, इंडो आर्यन फैमिली, द्रविडियन फैमिली, तिब्बतो बर्मन फैमिली यानी कि तिब्बत बर्मा फैमिली,
इसके अंतर्गत कुछ भाषाएं दी गई हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, उर्दू। ये आपकी किस में आती हैं? तो इंडो आर्यन में आती हैं। द्रविड़ में कौन सी आती हैं? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। और इंडो तिब्बत में आती हैं मणिपुरी, मैथी और हिमालयी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे आपसे। अब देख लेते हैं बोली क्या होती है। भाषा का एक विशेष रूप जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या सामाजिक समूह की भाषा से थोड़ा भिन्न होता है, बोलियों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपको दोस्तों विशिष्ट क्षेत्र या सामाजिक समूह को याद रखना है। यानी कि जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष समूह, सामाजिक समूहों द्वारा बोली जाती है तो उसे हम बोली कहते हैं। सरल शब्दों में यह व्याकरण, शब्दावली एवं उच्चारण में कुछ भिन्नताओं वाली भाषा के भीतर की भाषा है। ठीक है, उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में अमेरिकी अंग्रेजी, भारतीय अंग्रेजी, ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी आदि जैसी विभिन्न बोलियां हैं। ये सभी अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में आते हैं, परंतु व्याकरण, शब्दावली तथा उच्चारण के संबंध में मानक अंग्रेजी से भिन्न हैं। बोलियों को निम्नलिखित 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो मानक बोलियां हो सकती हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स हो सकते हैं। ये संस्थानों द्वारा अनुमोदित व समर्थित होती हैं, यानी कि ऐसी बोलियां जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती हैं वो आपकी क्या है? मानक बोलियां हैं। ठीक है, कुछ गैर मानक बोलियां हैं, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स हैं। ये संस्थानों द्वारा समर्थित नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाषा का प्रसार, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों प्रसार का मतलब सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी भाषा की उत्पत्ति इस स्थान पर हुई और इस स्थान से ये चारों तरफ किस प्रकार से पहुंची है। ठीक है, यानी कि इसका प्रसार कैसे हुआ है, यही आपका भाषा का प्रसार है। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रकार हैं ये जिनके माध्यम से ये हो सकता है, यानी कि कारण कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका है माइग्रेशन, यानी कि प्रवासन। जब एक क्षेत्र के लोगों के दूसरे क्षेत्रों में प्रवास के कारण भाषा का प्रसार होता है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों जब एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो वह अपनी भाषा को लेकर के भी जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब आपके एक ए स्थान है, एक बी स्थान है। अब ए स्थान का व्यक्ति जब बी स्थान पर जाकर रहने लगता है तो जो बी स्थान के लोग होते हैं वह इस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, यानी कि उसकी भाषा के संपर्क में आते हैं, जिससे वो भी धीरे धीरे सीखने लगते हैं, इस प्रकार उसकी भाषा इस क्षेत्र में भी फैल जाती है, यानी कि भाषा का प्रसार होता है। ठीक है, इसके बाद है सरकारी नीति, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी। किसी विशेष भाषा को बढ़ावा देने की सरकारी नीति से भी भाषा का प्रसार होता है। उदाहरण के लिए फारसी। सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप मुग़ल काल के दौरान भारत में अरबी भाषा का प्रसार हुआ। यानी कि जब मुग़लों का शासन इंडिया में था तो उस समय किस भाषा का प्रसार हुआ? तो अरबी भाषा का। औपनिवेशिक काल, यानी कि जब अंग्रेज़ इंडिया में थे तो सरकारी नीति का परिणाम ही था कि देश में अंग्रेज़ी का प्रसार तेज़ी से हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ लोग अंग्रेज़ी ही बोलते थे, तो वो चाहते थे कि जहाँ पर हम जाएं वहाँ पर अंग्रेज़ी बोलने वाले ज़्यादा लोग हों, इसलिए वे अंग्रेज़ी को ही बढ़ावा देते थे और अपने माध्यम से या विभिन्न संस्थानों के माध्यम से अंग्रेज़ी का प्रसार करते थे। ठीक है, इसके बाद है भाषा परिवर्तन, यानी कि लैंग्वेज शिफ्ट। एक ही स्थान पर विभिन्न भाषाओं का संग्रह बहुसंख्यक भाषा को अल्पसंख्यक भाषाओं पर हावी होने का परिणाम देता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी स्थान पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाने लगती हैं तो जो अल्पसंख्यक भाषा होती है वो पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और जो बहुसंख्यक भाषाएं हैं उनका बोलबाला यहाँ पर हो जाता है। यह अंततः बहुसंख्यक भाषा के प्रसार एवं अल्पसंख्यक भाषाओं के विलुप्त होने का परिणाम है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों भाषाओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज।
भाषाओं को निम्नलिखित परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कौन कौन से परिवार हैं उन्हें देख लेते हैं। इंडो यूरोपियन परिवार, ठीक है, लैटिन परिवार यानी लैटिन फैमिली, बाल्टो स्लाविक परिवार यानी बाल्टो स्लाविक फैमिली, चीन तिब्बत परिवार यानी साइनो तिब्बतियन फैमिली, सेमिटो हेमिटिक परिवार यानी सेमिटिक हेमिटिक फैमिली, अफ्रीकी परिवार यानी अफ्रीकन फैमिली, मलय पोलिनेशियन परिवार यानी मलयो पोलिनेशियन फैमिली, ठीक है। तो 7 परिवार विश्व में पाए जाते हैं भाषाओं के, ठीक है दोस्तों, 7 परिवार पाए जाते हैं। परिवार में पता है आपको कि एक मुखिया होता है, उसकी पत्नी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये परिवार है, यानी कि एक परिवार में विभिन्न सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम एक एक करके इन भाषा परिवारों को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका इंडो यूरोपियन परिवार यानी इंडो यूरोपियन फैमिली। यह विश्व में भाषाओं का सबसे अधिक प्रभुत्व वाला परिवार है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाने वाला जो परिवार है वो इंडो यूरोपियन ही है। इस परिवार के भीतर कई उप परिवार भी हैं, जैसे कि भारतीय ईरानी, आर्मेनियाई, जर्मनिक, इटैलिक, हेलेनिक, अल्बेनियन, बाल्टोस्लाविक और सेल्टिक भाषाएं, ठीक है, ये उप परिवार हैं इसके। इस परिवार की उत्पत्ति एकल मूल बोली यानी कि प्रोटो भाषा से हुई है, जो कुर्गनों द्वारा बोली जाती थी। कुर्गन दोस्तों एक समूह है, सामाजिक समूह, तो कुर्गनों द्वारा प्रोटो भाषा बोली जाती थी, उसी से इंडो यूरोपियन भाषा का परिवार का विकास हुआ है। कुर्गन मूल रूप से 4300 ईसा पूर्व यूरेशियन स्टेप्स के मूल निवासी थे। बाद में वे विश्व के विभिन्न देशों में चले गए। यूरोप, एशिया, एंग्लो अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के विभिन्न भागों में कुर्गनों के प्रवास यानी कि जाकर बसने तथा विजय के परिणाम स्वरूप उनकी भाषा का प्रसार भौगोलिक एवं सांस्कृतिक अलगाव के कारण विभिन्न उप परिवारों में विभेदित किया गया, ठीक है। चूँकि भारतीय एवं ईरानी भाषा एक दूसरे के साथ निकटता से संबंधित है, इसलिए इन्हें इंडो आर्यन या इंडो ईरानी उप परिवार में भी शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए फ़ारसी ईरानी, उर्दू पाकिस्तानी, हिंदी भारत और बंगाली बांग्लादेश। इसके बाद अगला परिवार है आपका लैटिन परिवार यानी लैटिन फैमिली। लैटिन परिवार में शामिल भाषाओं को रोमांश भाषा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे रोमन साम्राज्य द्वारा फैली हुई हैं, ठीक है। तो लैटिन परिवार को रोमांस भाषा भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये रोमन साम्राज्य द्वारा फैली हुई है। इस परिवार में जो मुख्य भाषाएं हैं वो कौन सी हैं? फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली, इटली, रोमानियाई। अंग्रेजी के समान फ्रेंच एवं स्पेनिश भाषाओं को भी प्रभुत्व मिला हुआ है बोलने के मामले में, ठीक है। लैटिन अमेरिका में अपने औपनिवेशिक शासन के कारण स्पेनिश, पुर्तगाली भाषाएं व्यापक रूप से वितरित की जाती रही हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब लैटिन अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल का शासन था तो उस समय जो आपकी लैटिन भाषाएं हैं उनका बोलबाला हुआ यहाँ पर। इसके बाद है अगला परिवार है आपका बाल्टो स्लाविक परिवार। बाल्टो स्लाविक परिवार मूलतः इंडो यूरोपियन परिवार का ही एक भाग है। यह मुख्यतः पूर्वी यूरोप तथा बाल्टिक राज्यों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाल्टिक राज्य हैं दोस्तों, जैसे लटाविया, एस्टोनिया, ये आपके बाल्टिक राज्य हैं, ठीक है। यानी कि बाल्टिक सागर के आसपास के जो देश हैं वो बाल्टिक राज्य कहलाते हैं। और पूर्वी यूरोप, रूसी इस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण भाषा समूह है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा भी यही है। यूक्रेनियन, बेलोरूशियन, पोलिश, चेक, स्लाविक इस परिवार की अन्य महत्वपूर्ण भाषाएं भी हैं, ठीक है।
इसके बाद अगला परिवार है चीन तिब्बती परिवार यानी कि साइनो तिब्बतियन फैमिली। इस परिवार में शामिल महत्वपूर्ण भाषाएं हैं चीनी, जापानी, कोरियाई, थाई, मलय, वियतनामी, बर्मी भाषाएं हैं। ठीक है, तो चीनी तिब्बती परिवार में इतनी भाषाएं आती हैं। चीनी भाषा को मंदारिन, कैंटोनीज, मिन, ऊ, यू, हक्का सहित कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, आपको दोस्तों पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो चीनी मंदारिन ही है। सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है चीनी मंदारिन। ठीक है, इसके बाद अगला परिवार है सेमिटो हेमिटिक परिवार। यह एकेश्वरवाद के साथ निकटता से संबंधित था, जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म द्वारा प्रचलित किया गया। एकेश्वरवाद का मतलब दोस्तों बताया था आपको कि जो केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें एकेश्वरवादी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से धर्म हैं जो एकेश्वरवादी हैं? तो यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है। ये एकेश्वरवादी धर्म है। इस परिवार के अंतर्गत जो शामिल भाषाएं हैं वो अरबी, हिब्रू, उत्तरी अफ्रीका एवं मध्य पूर्व में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं शामिल की गई हैं। ठीक है, लोगों के लिए अरबी, हिब्रू भाषा का विशेष महत्व है क्योंकि बाइबल और कुरान इन्हीं भाषाओं में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो कुरान है दोस्तों वो अरबी भाषा में लिखा गया है और जो बाइबल है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। कुरान का संबंध इस्लाम धर्म से है जो अरबी भाषा में लिखा गया है, और बाइबल का संबंध ईसाई धर्म से है जो कि हिब्रू भाषा में लिखा गया है, इसलिए इनका बहुत विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त अरबी सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, मिस्र, मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका के अन्य देशों सहित 20 देशों की आधिकारिक भाषा है। यह विश्व की 7वीं सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा भी है। ठीक है, तथा ये लगभग 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोगों के द्वारा भी बोली जाती है। इसके बाद अगला परिवार है आपका अफ्रीकी परिवार। इस परिवार में लगभग 1000 विषम भाषाएं तथा बोलियां शामिल हैं। ये सामान्य रूप से अफ्रीका के विभिन्न देशों में बोली जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है आपका, उसमें आपके जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें 54 देश आते हैं। ठीक है, तो जो अफ्रीकी परिवार है उसके अंतर्गत जो आने वाली भाषाएं वो सबसे ज़्यादा अफ्रीकी देशों में ही बोली जाती हैं। उत्तरी अफ्रीका में अरबी भाषा मुख्य रूप से बर्बर जातीय समूहों में बोली जाती है। अफ्रीकी परिवार में 6 प्रमुख उप परिवार भी हैं। वो कौन कौन से हैं? एफ्रो एशियाटिक, नीलो सहारन, खोइशन, नाइजर कांगो, ऑस्ट्रोनेशियन तथा इंडो यूरोपियन शामिल हैं। ठीक है, जुलू भाषा दक्षिण अफ्रीका में बोली जाती है तथा बंटू भाषा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में उत्पन्न हुई है तथा बाद में दक्षिण एवं पूर्व में फैली हुई है। ठीक है, तो जुलू भाषा और बंटू भाषा भी आपको पता चल गई कि अफ्रीकी परिवार का हिस्सा है। इसके बाद है मलय पोलिनेशियन परिवार यानी कि मलयो पोलिनेशियन फैमिली। इस परिवार को ऑस्ट्रोनेशियन परिवार के रूप में भी जाना जाता है। भाषा का एक परिवार व्यापक रूप से मेडागास्कर से हवाई तक, जो आपका हवाई द्वीप है यानी कि मेडागास्कर से लेकर हवाई द्वीप तक इंडोनेशियाई तथा प्रशांत द्वीपों के माध्यम से फैला हुआ है। यह द्वीपों से द्वीपों तक नाविकों के द्वारा विश्व के अन्य भागों में फैलाया गया था। यानी कि जो यह परिवार है मलय पोलिनेशियन परिवार, ये नाविकों ने एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक फैलाई हुई है। इस सांस्कृतिक क्षेत्र का जो भाषाई स्वरूप जातीय विविधता तथा भाषाई प्रसार एवं मिश्रण का परिणाम है। ठीक है दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप अलग अलग भाषा परिवारों को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये है इंडो यूरोपियन परिवार, ये है यूरेलो अल्टाइक लैंग्वेज, ये सेमेटिक परिवार है आपका,
ये अमेरिंडियन लैंग्वेजेस है। ये बंतू लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। नाइजर कांगो यहाँ बोली जाती है। द्रविडियन लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है। सिनोथाई, जिसके अंतर्गत चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान आदि देश शामिल हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज यहाँ दिखाई गई है। पापुआ और ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज भी दिखाई गई हैं। तो इस चित्र के माध्यम से दोस्तों काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि जो अलग अलग भाषा परिवार हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके, तो इसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। कुछ दोस्तों अब हम विश्व की भाषाओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि विश्व की भाषाएं जो हैं उसके विश्व के फैक्ट कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों विश्व में लगभग 6800 से अधिक भाषाएं हैं, जिनमें से 40% भाषाओं के प्रत्येक भाषा में 1000 से भी कम व्यक्ति हैं। ठीक है। अर्थात प्रत्येक भाषा 1000 से भी कम व्यक्तियों के समूह द्वारा बोली जाती है। दुनिया में लगभग 2300 भाषाएं प्रमुख हैं जो समस्त संसार की आधी आबादी को अपने में समेट लेती हैं। अमेरिका की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। गिनिया में विश्व की सबसे अधिक भाषाएं हैं। यहाँ 840 से अधिक भाषाएं हैं, जिनमें से 40 ही मुख्य भाषाएं हैं। दुनिया की 6800 भाषाओं में लगभग 600 से अधिक भारत की भाषाएं आती हैं। ठीक है। सुमेरियन भाषा सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है। यह 3300 ईसा पूर्व की लिखित भाषा है। यानी सबसे पुरानी भाषा कौन सी है विश्व में? सुमेरियन है। बाइबल सबसे ज़्यादा अनुवादित की गई पुस्तक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अनुवाद अलग अलग भाषाओं में हुआ है तो वो बाइबल का ही हुआ है। ठीक है। बाइबल आपको पता है हिब्रू भाषा में लिखा गया है। इसे 683 भाषाओं एवं उसके भागों को 3000 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। बाइबल मूलतः हिब्रू, अरामा और कोइन ग्रीक, यानी हिब्रू, अरमैक, कोइन ग्रीक भाषाओं में लिखी गई थी। फ्रेंच को दुनिया की प्यार की भाषा यानी लव ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। प्यार की भाषा किसे कहते हैं? तो फ्रेंच भाषा को कहते हैं। पापुआन भाषा में सबसे कम वर्ण है, यानी कि 11 वर्ण है केवल, यानी सबसे कम वर्ण किस भाषा में है? तो पापुआन भाषा में। ये रोटोकास्ट की भाषा है। रूसी भाषा को युद्ध की भाषा भी कहा जाता है। यानी प्यार की भाषा लव ऑफ लैंग्वेज फ्रेंच को कहते हैं और युद्ध की भाषा रूस को कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी विश्व की सबसे प्रभावी भाषा है, परंतु ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा नहीं है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। ठीक है। तो मंदारिन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है, लेकिन सबसे प्रभावी भाषा अंग्रेजी है। सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों वो आपकी मंदारिन है। कंबोडियन भाषा में सबसे ज़्यादा वर्ण यानी 73 से अधिक हैं। ठीक है। सबसे कम किस में है? तो पॉपनियन में है। चीन की मंदारिन भाषा में वर्ण के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग होता है, इसलिए ये विश्व की सबसे कठिन भाषा है। सबसे कठिन भाषा मंदारिन है, क्योंकि इसमें वर्ण का प्रयोग ना होकर प्रतीकों का प्रयोग होता है। लोग कहते हैं वे लिखते नहीं हैं, चित्र बनाते हैं। इसमें लगभग 9000 प्रतीक हैं, जिनमें से 3000 प्रतीकों का ज्ञान एक अखबार पढ़ने के लिए जरूरी है। छापाखाना या छपाई में प्रयुक्त पहली भाषा जर्मन भाषा थी, यानी कि जो अखबार छापा गया था उसमें जिस भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया था वो जर्मन भाषा थी। अंग्रेजी और फ्रेंच इंटरनेट की दुनिया में सबसे अग्रणी हैं। इसी वजह से अंग्रेजी को कई देशों में इसे अपने देश आधिकारिक भाषा का दर्जा देना पड़ गया है। ठीक है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले दशकों में अंग्रेजी विश्व की लगभग सभी भाषाओं को खा जाएगी। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में अंग्रेजी एक प्रथम भाषा बन गई है। नाइजीरिया में 9 करोड़ इंग्लिश बोलते हैं, जबकि ब्रिटेन में 6 करोड़ बोलते हैं। अमेरिका में अंग्रेजी भाषा की 24 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है। यानी कि अमेरिका में बोलियां बोली जाती हैं अंग्रेजी में ही। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने आपसे बात की कि भाषा परिवार क्या होते हैं, भाषा की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, विश्व में पाए जाने वाले कुछ भाषा परिवारों के बाद में हमने बात की, जैसे चीनी तिब्बती परिवार, सेमिटो हेमिटिक परिवार, बाल्टो स्लाविक परिवार, इंडो यूरोपियन परिवार के बारे में बात की। और विश्व के बारे में भी हमने बात की आपसे कि विश्व में कुछ फैक्ट जो हैं भाषा से संबंधित वो कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों PDF होगा आपका इस वीडियो का और जो अगले वीडियो का जो PDF होगा, एक साथ अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।